चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस हमारे किस तरीके से ट्रेडिंग में हमारी सहायता कर सकता है। टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको एक बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस का अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि टेक्निकल एनालिस्ट कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक फार्मर भी टेक्निकल एनालिस्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बाहर ले जाऊं और आपको बोलूं कि बादल को देखो और बताओ कि बारिश होगी या नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे? बादल को देखेंगे, बादल अगर छाए होंगे तो आप बताएंगे बारिश होगी, बादल नहीं छाए होंगे तो आप बोलोगे बारिश नहीं होगी। अगर मैं किसी किसान को अगर लेके जाऊं और किसान बादल को भी देखेगा, वो बादल अगर छाए होंगे तब भी बता देगा बारिश नहीं होगी, और बादल नहीं भी छाए होंगे तो वो बता सकता है कि बारिश होगी, क्योंकि वो सिर्फ बादल को नहीं देखेगा, बादल के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो उसको देखकर उसको एनालाइज करके बताएगा कि बारिश होगी या नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे वो हवा की नरमी देखेगा, उसके हिसाब से वो बादलों में कोई ऐसा एक पैटर्न देखेगा, और वही पैटर्न अगर उसने पहले किसी बादल में पहले देखा था, अगर कोई ऐसा पैटर्न जो पहले भी बादलों में बना हुआ है और उस पैटर्न के बनने के बाद बारिश हुई थी, तो वही वो आपको वापस से बताएगा, जिसको बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी कि इतिहास हमेशा दोहराया जाता है। अब एक किसान भी क्या है? एक एनालिस्ट है। वो क्यों एनालिस्ट है? वो अपनी लाइन का एनालिस्ट है। क्यों? क्योंकि वैसी ही चीजें, वैसे ही बादलों का पैटर्न उसने पहले देखा था और उसने बताया था कि बारिश होगी। बट आप एनालिस्ट नहीं थे उस चीज के, आपको मौसम की इतनी जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी फील्ड अलग है, उसकी फील्ड अलग है। तो आपने सिर्फ एक अनुमान लगाया, बट उसने एक प्रॉपर अनुमान लगाया, उसने एक प्रॉपर प्रिडिक्शन करी, और वही प्रिडिक्शन उसकी 70 से 80% तक अचीव होगी। क्यों अचीव होगी? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है क्योंकि वो अपनी लाइन का एनालिस्ट है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर आदमी अपनी लाइन का एक एनालिस्ट होता है। तो टेक्निकल एनालिस्ट बेसिकली होता क्या है? वो चार्ट को देखता है। मैं बताऊंगा आगे कि चार्ट क्या होते हैं, चार्ट को देख के आप किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो। तो चार्ट मैं आपको बताऊंगा, बट चार्ट से पहले आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली प्राइस और वॉल्यूम से मिलके बनता है। अब प्राइस और वॉल्यूम क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, जब भी एक हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली एक प्राइस की स्टडी है, भाव की स्टडी। जैसे कि गुजराती में कहावत है, भाव भगवान छे। तो यहां पे हमारा भाव ही भगवान है, क्योंकि हम एक एनालिस्ट हैं। हम प्राइस की स्टडी करते हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जो हम यूज करते हैं वो बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस को यूज करता है, तो ट्रेडर बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग करता है। स्विंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, बताना चाहूंगा कि अगर उनको लग रहा है कि यहां से बाइंग हो सकती है तो वो वहां बाय करते हैं। स्टॉक इंक्रीज होता है, उनको लगता है कि यहां पे सेल कर सकते हैं तो वो वहां पे सेल करेंगे। बेसिकली आप बॉटम पे बाय कर रहे हैं, टॉप पे सेल कर रहे हैं, बॉटम पे बाय कर रहे हैं, टॉप पे सेल कर रहे हैं। वो स्ट्रेटेजी आपकी अलग हो सकती है। बेसिकली मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस आप स्विंग ट्रेडिंग में यूज करते हैं। एक ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके, उस प्राइस की स्टडी करके, उस भाव को पहचान के उसमें वो क्या करता है? ट्रेडिंग करता है। तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली प्राइस और वॉल्यूम से मिलकर बनता है। अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा वॉल्यूम क्या होते हैं। कई लोग पूछते हैं कि सर वॉल्यूम क्या होते हैं, वॉल्यूम की स्टडी किस तरीके से की जाती है। वो तो मैं आपको कोर्स के आगे बताऊंगा कि वॉल्यूम की स्टडी किस तरीके से की जाती है, बट दोस्तों यहां मैं आपको बताऊंगा कि वॉल्यूम होते क्या है। दोस्तों बताना चाहूंगा कि वॉल्यूम बेसिकली, एक वॉल्यूम उसको कहते हैं जब किसी एक टाइम पीरियड में नंबर ऑफ शेयर्स में बाइंग या सेलिंग होती है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊंगा कि किसी ने 1000 स्टॉक बाय करे और किसी ने 1000 स्टॉक सेल करे, तो 1000 स्टॉक्स में बाइंग हुई, 1000 स्टॉक्स में सेलिंग हुई, तो वॉल्यूम यहाँ पे 1000 का ही काउंट किया जाएगा। तो वॉल्यूम बेसिकली एक नंबर ऑफ पीरियड में जिसमें बाइंग या सेलिंग होती है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम की स्टडी मैं आपको कोर्स के आगे कराऊंगा कि हम वॉल्यूम को किस तरीके से एनालाइज करते हैं, वॉल्यूम की हेल्प से हम किस तरीके से बाइंग या सेलिंग करते हैं। बट मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि वॉल्यूम होता क्या है। प्राइस मैंने आपको बता दिया। तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली प्राइस और वॉल्यूम से मिलकर बनता है, और इसमें हम चार्ट की स्टडी भी करेंगे। तो हम आगे आपको बताएंगे कि चार्ट क्या होता है, हम आपको चार्ट दिखाएंगे भी, और चार्ट किस तरीके से एनालाइज करते हैं वो भी बताएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टॉक एनालिसिस, दो तरीके होते हैं दोस्तों स्टॉक एनालिसिस करने के। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसमें प्राइस और वॉल्यूम की स्टडी करते हैं।
दूसरा स्टॉक को एनालाइज करने का सबसे सरल तरीका है वो है फंडामेंटल एनालिसिस। अब कई लोग फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं जो बताते हैं कि स्टॉक का रेट यहाँ से बढ़ सकता है, स्टॉक का रेट यहाँ से गिर सकता है, बट फंडामेंटल एनालिस्ट किस तरीके से स्टडी करता है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। दोस्तों, फंडामेंटल जो एनालिस्ट होता है वो कंपनी की स्टडी करता है और टेक्निकल एनालिस्ट क्या करता है, वो प्राइस की स्टडी करता है। इसको दोबारा से सुनिए दोस्तों, फंडामेंटल एनालिस्ट कंपनी की स्टडी करता है और टेक्निकल एनालिस्ट प्राइस की स्टडी करता है। फंडामेंटल एनालिस्ट कंपनी की स्टडी करके बताता है कि इस कंपनी का जो शेयर है आने वाले टाइम पे कितना बढ़ सकता है या ये किस कंपनी का शेयर आने वाले टाइम पे कितना गिर सकता है। अब होता क्या है कि फंडामेंटल एनालिस्ट किस तरीके से स्टडी करता है, वो कंपनी की बैलेंस शीट देखता है, उसकी लॉस प्रॉफिट शीट देखता है, बहुत सारे ऐसे डेटाज होते हैं, उस डेटा की स्टडी करके बताता है कि कंपनी का जो कंपनी है इसका प्राइस आने वाले टाइम पे कितना जा सकता है। वो चाहे साल के लिए हो, चाहे 2 साल के लिए हो, 3 साल के हो या चाहे 4 दिन के लिए हो। मगर दोस्तों बताना चाहूंगा, फंडामेंटल एनालिस्ट भी कंपनी की जो स्टडी तो करता है, बट किस रेट पे खरीदना है और किस रेट पे बेचना है उसके लिए दोस्तों आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। अगर आप फंडामेंटल एनालिस्ट हैं और उसके आप फंडामेंटल रिसर्च भी कर रहे हैं, बट उसके लिए भी किस प्राइस पे खरीदे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं रिलायंस की बात करता हूं, रिलायंस का शेयर है अगर 1000 रुपए के रेट पे चल रहा है तो फंडामेंटल एनालिस्ट बोलेगा कि ये शेयर है, जो भी स्टॉक हो सकता है आने वाले टाइम पे इसका दाम या इसकी कीमत आगे बढ़ सकती है, बट खरीदना कितने पे, 1000 पे खरीदना है, 700 पे खरीदना है, 800 पे खरीदना है या 500 पे खरीदना है। उसके लिए दोस्तों आपको टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता है कि आपको बाइंग या सेलिंग किस भाव पे करनी है। तो टेक्निकल एनालिसिस हमारे इस तरीके से भी काम आ सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस मैंने आपको बता दिया दोस्तों क्या होता है। जो लोग फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं वो कंपनी की स्टडी करते हैं, डेटा की स्टडी करते हैं, लॉस प्रॉफिट शीट देखते हैं, डाटा की स्टडी करते हैं, बट एक टेक्निकल एनालिस्ट प्राइस की स्टडी करता है। वो बताता है कि मुझे किस रेट पे खरीदना है, किस रेट पे बेचना है, इसका स्टॉप लॉस क्या होगा और इसका टारगेट क्या होगा। स्टॉप लॉस भी दोस्तों मैं इसके आगे बताऊंगा कि स्टॉप लॉस क्या होता है और किस तरीके से लगाया जाता है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बेनिफिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, बेनिफिट्स क्या है इसके। अब टेक्निकल एनालिसिस आप सीख रहे हैं, बट इसके बेनिफिट्स आपको पता होने चाहिए। हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक और कमोडिटी फॉर ट्रेडिंग, कि आप किस तरीके से स्टॉक्स को या कमोडिटीज को चूज कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है ट्रेडर के साथ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रेडर के साथ दोस्तों ये आती है, उनको ये नहीं पता होता कि मैं कौन से स्टॉक में बाइंग या सेलिंग करूं। मुझे टेक्निकल एनालिसिस आता है, मुझे टेक्निकल आता है, मुझे फंडामेंटल आता है, बट मुझे ये नहीं पता कि स्टॉक का सिलेक्शन किस तरीके से करना है। तो दोस्तों इस कोर्स में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको स्टॉक का सिलेक्शन किस तरीके से करना है, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे वो कॉमेक्स मार्केट हो, चाहे वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी हो, उसमें भी दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस का यूज होता है। तो दोस्तों इस कोर्स का बेनिफिट आपको यह मिलेगा कि मैं आपको यह भी बताऊंगा आने वाले टाइम पे कि आपको अपने स्टॉक का सिलेक्शन किस तरीके से करना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक आगे बढ़ सकता है, कौन सा स्टॉक ऐसे गिर सकता है, उसकी स्ट्रेटेजी भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा। दूसरा जो बेनिफिट है टेक्निकल एनालिसिस का वो है कि हाउ टू जनरेट प्रॉफिट इन इंट्राडे, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म यूजिंग बाय टेक्निकल एनालिसिस। अब दोस्तों होता क्या है, ये जो लाइन है इस पे मैं पूरी तरीके से अगर मैं बताया जाऊं तो मैं पूरी तरीके से रिलाई नहीं करता। उसका रीज़न क्या मैं आपको बताता हूं कि कोई भी स्टॉक, कोई भी चार्ट, कोई भी इक्विटी आपको ये नहीं बताती कि आपका टारगेट या आपका लॉस कितने दिन में आएगा, कितने समय में आएगा या कितना टाइम आगे लगा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ पे इस कोर्स के दौरान मैं आपको बताऊँगा कि व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल, कब खरीदना है, कब बेचना है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपने, कई लोग बोलते हैं कि मैं तो इंट्राडे का ट्रेडर हूं, मैं आज खरीद लूंगा, मैं आज ही बेच दूंगा, वो भी स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखाऊंगा। मगर मैं एक्चुअल में इस कोर्स के दौरान आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आपने कोई भी स्टॉक 300 रुपए पे खरीदा है तो वो 330 रुपए यानी कि 330 का रेट जब होगा तो वो जो 330 का रेट तो आपको पता चल जाएगा ये आने वाला है, बट कितने टाइम पे आएगा वो दोस्तों कोई भी नहीं बता सकता। वो आने को आज भी आ सकता है, वो आने को कल भी आ सकता है, वो 4 दिन भी लगा सकता है। ये यहां जो लिखा हुआ है कि इंट्राडे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोस्तों कुछ नहीं होते। मैं आपको बताना चाहूंगा, बस आपको यह पता होना चाहिए कि जिस रेट में मैं खरीद रहा हूं उसका टारगेट क्या होगा आने वाले टाइम, चाहे 2 दिन ले, चाहे 4 दिन ले, चाहे 6 दिन ले। वो बेसिकली क्या होता है कि वो बेसिकली होता है क्या दोस्तों, वो आप जब टेक्निकल एनालिसिस सीखते रहेंगे, करते रहेंगे ट्रेडिंग, तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएंगी।
और इसके साथ साथ भी मैं आपको कई ऐसी स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा कि इंट्राडे में ट्रेड किस तरीके से करते हैं, बट लॉन्ग टर्म 2 साल 3 साल के लिए टेक्निकल बेसिकली यूज नहीं होता। वो तो एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि इतना जा सकता है, पर दोस्तों कोई भी स्टॉक, कोई भी कमोडिटी, कोई भी चार्ट आपको ये नहीं बताता कि आपका टारगेट कितने दिन में आएगा। तो यहाँ इस कोर्स के दौरान मैं वही बात बोलूंगा जो कि रियल है, जो रियलिटी है। व्हेन टू बाय एंड सेल स्टॉक और कमोडिटी, कब खरीदना कब बेचना है। देखो दोस्तों, दुनिया भर का आप ज्ञान ले लो, उस ज्ञान का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा तब आपको यह पता होगा कि कब खरीदना कब बेचना है। जब तक आपको दोस्तों यही नहीं पता मुझे कब खरीदना है, कब बेचना है, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, कोई एनालिसिस का, किसी भी ज्ञान का फायदा नहीं है। इस कोर्स के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि कब खरीदना है, कब बेचना है, कब टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस है, और उसके साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस में किस तरीके से साइकोलॉजी भी काम करती है। यानी कि मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में आप प्राइस और वॉल्यूम की स्टडी तो करते हैं, बट इसके साथ साथ साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, वो मनोविज्ञान भी मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें डिमांड सप्लाई भी होती है, वो भी दोस्तों मैं आगे सिखाऊंगा, बट स्टेप बाय स्टेप। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, अब सबसे बड़ी बात है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। अब 3 तरीके के ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और एक कंसोलिडेशन होता है। बेसिकली वो एक ट्रेंड नहीं होता बट एक कंसोलिडेशन, जब मार्केट रेंज बाउंड होती है, एक रेट पे ही चल रही होती है। तो दोस्तों अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड होता क्या है मैं आपको बताता हूं। अप ट्रेंड होता है जब मार्केट लगातार एक अप ट्रेंड में चल रहा है, एक नए नए हाई बना रहा है। डाउन ट्रेंड बेसिकली दोस्तों होता है कि जब एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में चलता आ रहा है, यानी कि अपने नए नए लो बना रहा है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है दोस्तों। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि कभी आपने पतंग उड़ाई है, आप बोलेंगे हाँ पतंग उड़ाई है, सब लोगों ने पतंग उड़ाई होगी बचपन में। तो जब पतंग उड़ाने आप छत पे जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हवा, दिशा को समझना बहुत जरूरी है। तो जिस दिशा में हवा होती है उसी दिशा में आप पतंग उड़ाते हैं। अब दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि जब आपने पतंग उड़ाई, पतंग आपने इस साइड उड़ाई, कोई भी दिशा में हमने पतंग उड़ाई, पतंग दिशा पे उड़ाई आपने, और जब आपने पतंग उतारी तो देखा दूसरी तरफ से उतरी। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने उड़ाई इस तरफ, उतारी दूसरी तरफ, बट जब उसकी दिशा चेंज हुई आपको पता ही नहीं चला। क्यों पता नहीं चला? क्योंकि आप उस पतंग उड़ाने में मस्त थे। तो दिशा चेंज हुई तो आपकी पतंग की दिशा चेंज होगी। दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि मैं आपको उस तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा कि जब दिशा चेंज होगी उस ट्रेंड की, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ, तो वो दिशा भी आपको पता चल जाएगी। बट वो पता कैसे चलेगी, उसके लिए भी कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं। उसमें आपको बताऊंगा कि कौन से आपको पैटर्न यूज करने हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि ये ट्रेंड रिवर्सल है। उसमें आपको पता चलेगा कि ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, और उन ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न को आप समझ के अपनी दिशा यानी कि अपने ट्रेंड को आप अपने तरीके से जज करके उसमें आप ट्रेड बना सकते हैं। अब एक और है इसमें बेनिफिट जो है ट्रेंड की स्ट्रेंथ। अब ट्रेंड की स्ट्रेंथ क्या होती है मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ पे दोस्तों नाम लिया गया वॉल्यूम का, यहाँ पे बताया गया वॉल्यूम के बारे में। जब भी ट्रेंड की स्ट्रेंथ होती है, यानी कि एक अप ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, अब वो अप ट्रेंड में जब चल रहा है तो यानी कि उसमें वॉल्यूम्स ज्यादा होंगे। वॉल्यूम्स मैंने आपको बताया कि एक नंबर ऑफ पीरियड में जब उसमें क्वांटिटी ज्यादा होती है बायर या सेलर की, जब वो क्वांटिटी होगी यानी कि वॉल्यूम, ज्यादातर वॉल्यूम में लोग उस शेयर्स को खरीदेंगे, तो उसकी दिशा जो होती है यानी कि उस ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है। उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में भी अगर नेगेटिव वॉल्यूम ज्यादा है यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स सेलिंग में ज्यादा है, तो डाउन ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेंथ को भी आप किस तरीके से पहचान पाएंगे। तो मैं आपको वही कराऊंगा जो कि एडवांस होगा। इसमें है हाउ टू मिनिमाइज द रिस्क, हाउ टू मिनिमाइज द रिस्क। ऐसे बीच में एक और है ओवरबॉट ओवरसोल्ड एरिया, बेसिकली आगे का पार्ट है, अभी मैं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बेसिकली इंडिकेटर का पार्ट है। हाउ टू मिनिमाइज द रिस्क क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। हाउ टू मिनिमाइज द रिस्क का मतलब ये होता है कि अपने रिस्क को किस तरीके से मिनिमाइज करें, अपने रिस्क को कट कैसे करें। देखो दोस्तों स्टॉक मार्केट में आप काम कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट का काम करने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। टेक्निकल एनालिसिस भी आपकी 70% तक ही काम करती है, 30% वो भी फेल होती है। बट उस 30% में जब आप फेल हुए यानी कि 10 में से 7 ट्रेड आपके सक्सेस रहे, 3 ट्रेड में आपको नुकसान हुआ, बट वो 3 ट्रेड में आपको लॉस को किस तरीके से कट करना है और प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करना है वो हम बताएंगे। यहाँ बताया गया है कि हाउ टू मिनिमाइज द रिस्क, रिस्क को किस तरीके से कम करना है, छोटा करना है रिस्क को। उसके लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हमेशा हम स्टॉप लॉस का यूज करते हैं। स्टॉप लॉस होता क्या है, स्टॉप लॉस के बारे में बताना चाहूंगा। स्टॉप लॉस होता है कि जब हम अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम बेसिकली स्टॉप लॉस का यूज करते हैं। अब दोस्तों इसका कुछ एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा कि स्टॉप लॉस का एग्जाम्पल क्या होता है। एक चोर है, चोरी करता है, ठीक है। चोरी करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप चोरी करके दिखाओ तो आप भी चोरी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको नहीं आता करना, ठीक है। तो एक प्रोफेशनल चोर जो होता है वो भी एक एनालिस्ट होता है, वो अपनी लाइन का एनालिस्ट है।
ठीक है, चोरी करना आसान नहीं है दोस्तों। अगर आपको बोलूं किसी की जेब काटो तो आप नहीं काट सकते, क्यों? क्योंकि आपका वो आपका प्रोफेशन नहीं है, उसका वो प्रोफेशन है, क्योंकि वो करता हुआ आ रहा है उस चीज को। एक चोर जो होता है वो भी एक एनालिस्ट है। वो सबसे पहले क्या करता है, अगर उसे किसी घर में चोरी करनी है तो सबसे पहले वो रेकी करता है, उसकी रेकी करता है। पहले देखता है कितने लोग रहते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, कब उसे एंट्री करनी है, और इसके साथ साथ ये भी देखता है, एनालाइज करता है कि अगर मैं इस घर में जाऊंगा तो मुझे कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। वो सारी चीजें देखेगा ना इसमें। तो वो क्या करता है, उसके बाद वो बाहर खड़ा रहता है। अगर उसके बाद जैसे ही वो लोग बाहर घर से बाहर निकलते हैं, किसी पार्टी में, किसी मैरिज में, या वैसे ही बाहर जाते हैं, तब वो एंट्री करता है। वो एंट्री करता है, उसके बाद ये आदमी बाहर खड़ा रहता है, वो होता है स्टॉप लॉस। अगर वो लोग वापस आ जाते हैं तो वो उसे एटलीस्ट बता तो देगा। तो एक चोर जो है, पूरी एनालाइज के बाद वो क्या करा, उस घर में उसने एंट्री करी, और उस एंट्री के बाद भी उसने उस आदमी को बाहर खड़ा रखा, वो होता है स्टॉप लॉस। उसको डर था अगर ये लोग आते भी हैं तो एटलीस्ट ये मेरे को बता तो देगा। तो एक चोर भी अंदर जाने से पहले क्या करता है, पूरी एनालाइज करने के बाद भी स्टॉप लॉस लगाता है, और हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते। मार्केट में बड़े नुकसान का सबसे बड़ा कारण है स्टॉप लॉस। मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस बेसिकली कई लोग नहीं लगाते, उसका रीजन ये है कि स्टॉप लॉस हम लगाएंगे, स्टॉप लॉस कट जाएंगे, स्टॉप लॉस तो कट जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको उस तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल स्टॉप लॉस कहां लगाना है, और कई बार आपके स्टॉप लॉस 250 पैसे 25 पैसे से भी बचेंगे, और कटेंगे भी स्टॉप लॉस। ऐसा नहीं है स्टॉप लॉस नहीं कटेंगे, बट मैं आपको बताऊंगा कि छोटा स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज या उसको राइट किस तरीके से करना है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। बिना स्टॉप लॉस के आपको कभी भी कोई ट्रेड नहीं लेना, और स्टॉप लॉस भी किस तरीके से लगाना है हम इस कोर्स में आपको बताएंगे। तो दोस्तों हम अब इसमें आगे बताएंगे आपको कि टेक्निकल एनालिसिस का यूज क्या है, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। जैसे कि आपको यही बताया कि टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली होता क्या है कि हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल प्राइस देख के फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। हिस्टोरिकल प्राइस देखा हमने एक हिस्टोरिकल प्राइस देखा, उसके बाद हमने फ्यूचर प्रिडिक्ट करा। अगर मैं आपको बोलूं कि आप कभी आपने अपना हाथ दिखाया है, तो हाथ दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, पामिस्ट के पास जाएंगे, पामिस्ट आपका हाथ देखेगा, आपकी हाथ की लकीरें देखेगा, और उसके बाद बताएगा कि आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो इसी तरीके से टेक्निकल एनालिस्ट क्या करता है, वो चार्ट का इतिहास देखता है। वो इतिहास देख के बताता है कि आगे आने वाले टाइम पे एक स्टॉक का प्राइस आके बढ़ सकता है या गिर सकता है, इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। अब उस पामिस्ट ने क्या देखा, आपकी हाथ देखा, आपकी हाथ की लकीरें देखी, वो लकीरें उसने किसी और के हाथ में भी देखी होगी, उसका फ्यूचर क्या हुआ था, तो वो फ्यूचर आपके भी होने की संभावना है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि आपका इतिहास देख के आपके फ्यूचर की प्रिडिक्शन करी जाती है, कंफर्मेशन नहीं दी जाती बट प्रिडिक्शन करी जाती है, और वो प्रिडिक्शन 70 से 80% तक सक्सेस भी होती है। टेक्निकल एनालिसिस कैन हेल्प इन्वेस्टर एंटिसिपेट व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन कमिंग डेज, वीक्स और मंथ। बट इस लाइन को भी मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि टेक्निकल एनालिसिस इन्वेस्टर की हेल्प या ट्रेडर की हेल्प तो करता है कि आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है, रेट बढ़ सकता है या गिर सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे आ सकता है, बट वो ये नहीं बताता कि कितने दिनों में, कितने हफ्तों में और कितने महीनों में। तो यहाँ पे भी मैं इस जो लाइन है इसको मैं नहीं मानता, क्योंकि देखो दोस्तों मेरे को भी काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, और मैंने देखा है कि टारगेट कभी भी आ जाते हैं। कोई भी चार्ट आपको ये नहीं बताता कि आपका टारगेट कितने दिनों में आएगा। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें बताते हैं कि इंपॉर्टेंस इन टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, कि टेक्निकल एनालिसिस एप्लीकेबल होता है स्टॉक्स में, कमोडिटी में, फ्यूचर में, इंडेक्स में, और कोई भी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि आप इक्विटी मार्केट में काम कर सकते हैं, आप कमोडिटी मार्केट में काम कर सकते हैं, आप कॉमेक्स, आप क्रिप्टो करेंसी, आप करेंसी में भी काम कर सकते हैं। पर दोस्तों आपके पास होना क्या चाहिए, उसके लिए आपके पास होना चाहिए चार्ट। चार्ट बनता है प्राइस और वॉल्यूम से मिलके, और जब तक आपके पास चार्ट अवेलेबल नहीं होगा तो दोस्तों आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते, जब तक आपके पास इतिहास ही नहीं है उस चीज़ का। एग्जांपल के तौर पे अगर आप मेरे से पहली बार मिले हैं, फर्स्ट टाइम जब आप मेरे से मिलेंगे, तो आप मेरे से फर्स्ट टाइम मिले हैं, बट आप मेरे नेचर को नहीं जज कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप मेरे से फर्स्ट टाइम मिले हैं। जब आपको मिलते हुए मेरे से 3-4 दिन हो जाएंगे, 10 दिन हो जाएंगे, महीना हो जाएगा, तब आप पता चल सकते इनका नेचर किस तरीके का है, क्योंकि आपके पास मेरा डेटा आ चुका है। तो डेटा होना बहुत जरूरी है। हम टेक्निकल एनालिसिस में डेटा को पढ़ते हैं। डेटा एनालिसिस ही टेक्निकल एनालिसिस है। जब तक किसी का डेटा अवेलेबल नहीं होगा तब तक आप उसकी रिसर्च नहीं कर सकते, उसको एनालाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप चाहे किसी भी मार्केट में काम करें, उसका डेटा आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। जब तक डेटा नहीं होगा तब तक एनालाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये भी बताया गया दोस्तों कि आप टेक्निकल एनालिसिस को कितने टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों टाइम फ्रेम की बात हम तब करेंगे जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जब मैं आपको कैंडलस्टिक के बारे में बताऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि टाइम फ्रेम का यूज़ किस तरीके से किया जाता है।